चैप्टर नंबर 8 जुडिशरी यूनियन और स्टेट लेवल पे। हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत चलता है और हमने पिछले चैप्टर्स में ये देखा कि जो बाकी दो पिलर्स हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, बोथ ऑफ दीज पिलर्स रन अक्रॉस स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल लेवल। स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे, दोनों लेवल पे ये काम करते हैं। अब हमने ये देखना है कि जुडिशरी किस प्रकार से फंक्शन करती है हमारे देश के अंदर, हाउ द जुडिशरी फंक्शंस। नाउ इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी एज लाइक दिस, जिसको आप इंटीग्रेटेड बोलते हो। इंटीग्रेटेड बोलने के दो कारण है, दो रीजंस है। रीजन नंबर 1 कि आपका जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो आपने ये सेटअप किया हुआ है जुडिशरी का, उसमें एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लेवल पर आप जाते हो, सेम पर्टिकुलर केस या इंस्टेंस को लेकर जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई मर्डर केस है, उसका सबसे पहला इनिशियल ट्रायल होता है सेशंस कोर्ट के अंदर। सेशंस कोर्ट के अंदर जो जजमेंट आता है उसको आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, उसी जजमेंट को फिर आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी आप उसे रिव्यू करने के लिए बोल सकते हो अंडर द रिव्यू पिटिशन, आगे हम देखेंगे। एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद भी आप मर्सी मांगने या माफी मांगने प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो। हैविंग सेड दैट, सेम ही केस जो है वो पूरे जुडिशियल स्ट्रक्चर के थ्रू जा सकता है, इसलिए पहला रीजन ये है इंटीग्रेटेड कहलाने का। सेम ही कानून, सेम ही पर्टिकुलर इंस्टेंस और मल्टीपल लेवल्स पे वो जा सकता है, इंटीग्रेटेड। दूसरा रीजन इसको इंटीग्रेटेड बुलाने का ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट से ऊपर है, हाई कोर्ट जो है वो लोअर जुडिशरी से ऊपर है, और एक तरीके से जो हायर लेवल पे अथॉरिटी है वो लोअर लेवल वाली अथॉरिटी को सुपरवाइज भी करती है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जैसा भी है, ऑल्दो इट इज नॉट परफेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से चलते हैं। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है दैट इज एप्लीकेबल ऑन एंटायर जुडिशरी जो उससे नीचे है। सेम वे हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है दैट इज एप्लीकेबल ऑन एंटायर जुडिशरी जो उससे नीचे लेवल पे आती है। इसीलिए ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द एपेक्स कोर्ट। फिर स्टेट्स में आपको हाई कोर्ट्स दिखेंगे स्टेट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उससे नीचे आप जो सिस्टम है उसको कई बार सबऑर्डिनेट कोर्ट सिस्टम बुलाया जाता है। हालांकि प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे भारत के, उनका ये कहना था कि हमें ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए, वी शुड नॉट यूज दिस वर्ड सबऑर्डिनेट। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस्ट क्या है। जिस्ट ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो नीचे वाली अदालतें हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, सबसे ऊपर कोर्ट है। हमारा फोकस इन दो पे रहेगा, सुप्रीम कोर्ट पे और हाई कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट इज अ सक्सेसर ऑफ फेडरल कोर्ट। इसका मतलब यह है कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश रूल के अंडर एग्जिस्ट करता था, तब 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक कोर्ट बनाया गया था जिसका नाम दिया गया था फेडरल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसी फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है, यानी कि सक्सेसर है। सो मैक्सिमम जो फंक्शंस फेडरल कोर्ट के हुआ करते थे वही फंक्शन सुप्रीम कोर्ट के हैं, प्लस एडिशनल फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, फेडरल कोर्ट वॉज नॉट द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। भारत में सबसे हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फेडरल कोर्ट नहीं होता था, उस वक्त होता था प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल ये बेसिकली जो ब्रिटेन का राजा है उसके कंट्रोल में होता था ये काउंसिल पूरा, और इसके पास आप अपील करने जा सकते थे, फाइनल अपील। बहरहाल आज के समय में सुप्रीम कोर्ट इज द वन जिसके पास आप फाइनल अपील करने जाते हो। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे एपेक्स जुडिशियल बॉडी है, और 1950 जनवरी 28 को इसकी स्थापना हुई थी। सो 75 इयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेरी रिसेंटली दे वर सेलिब्रेटेड। 1993 तक जो सिस्टम चलता था सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का और उसके बाद का, उसमें एक फर्क है, एक मेजर फर्क। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू जस्ट लुक एट आर्टिकल 124, the constitution only says that the president shall appoint the judges of supreme court, and high court के लिए भी वो यही कहता है 214 नंबर आर्टिकल में कि हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या दिया गया था,
क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नंबर 1, और सेकंड में इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल कर सकता है। दैट मीन्स apart from being the citizen, secondly he either was a judge of high court for 5 years, 5 साल के समय के लिए वो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, या 10 साल के समय के लिए वो हाई कोर्ट पे एडवोकेट रह चुके हैं। नाउ दिस कुड बी सिंगल हाई कोर्ट और मल्टीपल हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट में रहना है, 2 साल एक हाई कोर्ट में, 2 साल दूसरे हाई कोर्ट में, ऐसे करके भी हो सकता है। एंड लास्टली, if none of the above, none of these two, then a person should be a distinguished jurist in the view of the president. Now what is distinguished jurist? No definition has been given in the constitution. संविधान में नहीं बताया गया है कि हम क्या बोलेंगे distinguished jurist कौन होता है, लेकिन एक तरीके से जिसका जुडिशियल फील्ड के अंदर बहुत ही नाम हो, बहुत उसकी क्वालिफिकेशंस हो, बहुत उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, बट प्रॉबेबली हो सकता है कि वो ये क्राइटेरिया फुलफिल ना करता हो, ऐसा कोई बंदा हो सकता है। आज तक भारत में कभी भी इस क्राइटेरिया के बेसिस पे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना है। सो ऑल्दो दिस इज अ क्राइटेरिया फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, इट हैज नॉट बीन यूज्ड टिल टुडे टू अपॉइंट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन की थी कि सुप्रीम कोर्ट विल हैव 7 जजेस विद CJI, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जिसको CJI बुलाऊंगा मैं अब आगे से, और 7 जजेस होंगे। लेकिन अगर इस स्ट्रेंथ को मुझे बदलना है, इफ आई हैव टू चेंज दिस स्ट्रेंथ, कैन आई डू दैट? यस। हाउ कैन आई डू दैट? पार्लियामेंट विल हैव टू पास अ लॉ। पार्लियामेंट को कानून पास करना पड़ेगा क्योंकि ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है। देखिए, जब हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी पावर किसके पास है, क्या चीज प्रेसिडेंट कर सकते हैं, क्या चीज पार्लियामेंट कर सकती है, क्या चीज पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। सो प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट इट। थ्रू द लेक्चर सीरीज आई हैव मेंशन्ड मल्टीपल इंस्टेंसेस जहां पे कोई चीज करने की पावर किसी के पास है, तो मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 33 अदर जजेस हो सकते हैं एट प्रेजेंट, और लास्ट टाइम जब ये स्ट्रेंथ चेंज की गई थी यानी रिवाइज की गई थी, द ईयर वाज 2019 एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज चेंज्ड फ्रॉम 31 टू 34। तो आज के समय में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेस, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब संविधान बनने के इनिशियल ईयर्स में तो जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी, फेस वैल्यू पे जो संविधान में लिखा है उस तरीके से की जाती थी। कैसे? प्रेसिडेंट विल अपॉइंट, दैट मींस द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट विल अपॉइंट द प्रेसिडेंट, विल अपॉइंट द जजेस एज वेल एज द चीफ जस्टिस। बट 1970s के बाद से इसमें टेंशन देखने को मिली। क्यों? क्योंकि आप बाय कन्वेंशन, बाय अ प्रैक्टिस, बाय अ ट्रेडिशन आप जजेस को कंसल्ट करते थे, खासतौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करते थे बिफोर मेकिंग अपॉइंटमेंट्स। Slowly and slowly this consultation started deteriorating. Then there was also a convention कि आप जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, सीनियर मोस्ट इन द टर्म्स ऑफ एज, बिकॉज अदरवाइज सीनियरिटी डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसको आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाओगे। लेकिन 1973 में ऐसा पहली बार हुआ कि जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, जबकि उनके ऊपर 3 और सीनियर जजेस थे। तो जब ऐसा होने लग गया तो फिर जुडिशरी के में भी हड़कंप मचा कि यार हमें लगता है हमें अपॉइंट करने के लिए खुद से कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज इफ द एग्जीक्यूटिव इज अपॉइंटिंग देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन दैट। व्हाई? एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप में बहुत सारी लिटिगेशंस में या तो वो एक पार्टी होता है या वो एक डिफेंडेंट होता है। डिफेंडेंट का मतलब उसके खिलाफ किसी ने केस किया होता है, या वो प्लेंटिफ होता है। प्लेंटिफ का मतलब है कि या उसी ने किसी के खिलाफ केस किया होता है। व्हाटएवर दैट मीन्स, आप ये तो देखते हो कि गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट ने किए हुए बहुत सारे केसेस हैं। अब इन केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी पेशियां चलती हैं। अगर जजेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो भी सोनली अपने डिसीजन मेकिंग पे, तो एक तरीके से ये प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट करता है। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, द एबिलिटी टू टेक डिसीजन विदाउट द फियर ऑफ फर्वर और फेवर, वो चीज जो है मिसिंग हो जाएगी अगर गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती रहे जजेस को। इस कारणवश
ओवर द ईयर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से की कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का तरीका ही बदल दिया. दिस वॉज अ आउटकम ऑफ 3 जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस 3 years. 1981 the first judges case, 1993 the second judges case, and 1998 the third judges case. Now I'll not go into the details of these cases कि क्या हुआ था, केस की कहानी क्या थी. No point in trying to understand that, but the outcome of this is simple. After the second and the third judges case, it was told by the Supreme Court to the government that you have to concur with the Chief Justice of India in appointment of judges to both the Supreme Court and the High Court. Concur मतलब कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एग्री नहीं करते हैं किसी नाम के ऊपर दैट दिस शुड बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यू कैन नॉट अपॉइंट दैट पर्सन. पॉइंट ब्लैंक रिजेक्शन. इसका मतलब कंसल्टेशन की जगह अब कंकरेंस जरूरी है. कंसल्टेशन का क्या मतलब होता है कि आप सुझाव लेते हो और फिर उस पर काम करना है या नहीं करना है, यह आपका फैसला है. लेकिन कंकरेंस का मतलब होता है कि मर्जी तो फंडामेंटली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ही चले. नाउ व्हेन दे से CJI दे डोंट मीन वन पर्सन अलोन कि अकेला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड कर रहा है, नहीं. उसके लिए उन्होंने मैकेनिज्म तैयार किया जिसका नाम है कोलिजियम सिस्टम. अब कोलिजियम सिस्टम के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केसेस और 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. नंबर 1 इज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट. दूसरा है हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट. तीसरी एक्टिविटी है हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर. व्हाई? बिकॉज हाई कोर्ट जजेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अदर. सुप्रीम कोर्ट में कहां ट्रांसफर करोगे, एक ही सुप्रीम कोर्ट है. लेकिन हाई कोर्ट में तो बहुत सारे हाई कोर्ट है, तो ट्रांसफर भी हो सकता है. इसका मतलब है कि इन तीनों काम के लिए आपको कोलिजियम का कंसेंट चाहिए होता है. और कंसेंट 2 टाइप से डिराइव होता है. एज फार एज अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज कंसर्न्ड एंड द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज इज कंसर्न्ड, द कोलिजियम कंसिस्ट्स ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस. कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट सबसे सीनियर जज बैठ जाएंगे. वहीं अगर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कोलिजियम बैठना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे. उसमें मतलब 3 ही मेंबर बैठने वाले हैं इस कोलिजियम के अंदर. इसका मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट अ जज अनटिल अनलेस द कोलिजियम एग्रीज टू दिस. अगर कोलिजियम एग्री करता है तब तो ठीक है, अगर कोलिजियम एग्री नहीं करता है तो जज अपॉइंट नहीं हो सकते हैं. और यह क्लैरिफाई कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट इज वेरी क्लियर. ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ पावर्स. आपकी पावर्स जो हैं, शक्तियां जो हैं, कहां तक एक्सटेंड कर रही हैं. ज्यूरिसडिक्शन को 2 तरीके से समझा जा सकता है. ब्रॉडली, मोटा मोटी 2 तरीके से समझा जा सकता है. एक है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और एक है फंक्शनल ज्यूरिसडिक्शन. टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है या पावर्स का एक्सटेंट क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुनाता है तो कहां तक एप्लीकेबल है. तो सीधी सी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, हमारे देश का सबसे उच्चतम न्यायालय है, इसलिए वो जो जजमेंट सुनाएंगे पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगी, है ना, पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगी. और फंक्शनल ज्यूरिसडिक्शन को समझने के लिए हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी. सबसे पहले जो ज्यूरिसडिक्शन, जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है वो होती है ओरिजिनल, जिसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है. और ये संविधान के आर्टिकल 131 में पाई जाती है. इस ज्यूरिसडिक्शन में, इस पावर में क्या होता है कि अगर 2 स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है या कोई ऐसा डिस्प्यूट जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ऐसा मसला, ऐसा मैटर सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल कर सकता है और कोई इस देश की अदालत हैंडल नहीं कर सकती है. इसीलिए वो डिस्प्यूट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा.
without going to a trial court, any छोटा लेवल का कोर्ट, without going to high court, it will go directly to the Supreme Court. Now of course हर डिस्प्यूट इसके अंदर नहीं जा सकता है. एग्जाम्पल, अगर इंटरस्टेट रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर कोई मसला है, मान लीजिए कावेरी का पानी कर्नाटका को कितना चाहिए और केरल को कितना चाहिए, इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है, तमिलनाडु को कितना चाहिए इस बात को लेकर बवाल है, तो वो बवाल आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म तैयार किया गया है, एक अलग तरीका तैयार किया गया है, और वो तरीका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 262 में है. कितनी सुंदर बात है, कितनी बढ़िया बात है कि अगर आपको आर्टिकल याद भी करना है तो आपके लिए आसानी है, क्योंकि 131 में ओरिजिनल है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 262 पे पहुंच जाओगे, जहां पे इंटरस्टेट रिवर वाटर शेयरिंग और उससे रिलेटेड डिस्प्यूट की बात होती है. उस मामले में एक अलग ट्राइब्यूनल बनाया जाता है, एक अलग अदालत बनाई जाती है. डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्ट इज सेटअप फॉर दैट. अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यहां समाप्त होती है, बट देयर आर एक्सेप्शंस, जैसे कि इंटरस्टेट रिवर वाटर की डिस्प्यूट नहीं लेके जा सकते हो, या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी का कोई डिस्प्यूट नहीं लेके जा सकते हो. इसका क्या मतलब हुआ कि संविधान बनने से पहले अगर कोई एग्रीमेंट हुआ था, कोई ट्रीटी हुई थी, कोई समझौता हुआ था, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर अगर आपको कोई डाउट है तो फिर भी आप नहीं जा सकते हो अंडर 131. दैट सुप्रीम कोर्ट विल नॉट एंटरटेन. सेकेंड ज्यूरिसडिक्शन दैट यू शुड नो इज द अपील, क्योंकि हाई कोर्ट में जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, ठीक है, जो सिविल केसेस होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन वाले केस होते हैं, मतलब आर्टिकल 31C के बारे में अगर कोई केस है कि इसमें आर्टिकल 31C में लिखा क्या है, व्हाट इज रिटन, अगर मान लो मुझे एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के सवाल, क्रिमिनल केसेस में कुछ टाइप के केसेस, सिविल केसेस में कुछ टाइप के केसेस, ये सभी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर अपील, अपील के थ्रू जाते हैं. इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस अपील तभी होती है जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करके, यानी कि लिख के दे देता है कि सर यस दिस केस इज फिट फॉर अपील. ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर होती है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस कर ही चुके हैं. We have talked that under fundamental rights there are certain writs that can be issued, certain instructions that can be issued by the Supreme Court of India. For example, Supreme Court can issue the writ of mandamus. Mandamus एक order होता है, एक direction होता है, निर्देश होता है, to a public official to undertake their public duty. अपनी public duty, अपनी legal obligation जो उसको दी गई है कानून के अंदर, जो उसको जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरा करने के लिए mandamus issue किया जा सकता है एक public official को. That is very very important to understand. Now there is a review jurisdiction as well. सुप्रीम कोर्ट के पास ये अनोखी पावर होती है कि वो अपने ही दिए गए फैसले को रिव्यू कर सकता है. अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है और उसके 1 महीने के अंदर अंदर मैं रिव्यू पिटीशन फाइल कर देता हूं सुप्रीम कोर्ट के पास जाके, सो देयर इज एन चांस दैट सुप्रीम कोर्ट सिट्स इन रिव्यू ऑफ इट्स ओन जजमेंट एंड देन मेक्स अ चेंज टू इट. उसको चेंज भी कर सकता है. दैट इज वाई ये बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास अवेलेबल है. जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर यह देखा था कि अगर कोई कानून, अगर कोई लॉ, अगर कोई ऑर्डर सरकार का दिया गया फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होता है, अगेंस्ट होता है, तो इसको रिव्यू करना और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराना, यह पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होती है. इसके अलावा एक बड़ी ही दिलचस्प पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, वो है स्पेशल लीव ऑफ अपील, यानी स्पेशल लीव पिटीशन डालने की, एक्सेप्ट करने की पावर. यह पावर एग्जिस्ट करती है आर्टिकल 136 में. इसमें यह कहा गया है कि बाकी सब चीजें जो लिखी हैं वो एक तरफ, जितनी भी ये 131, 133 है ना, 32, जितनी भी चीजें लिखी हैं वो एक तरफ, और उनको साइड कर दिया जाए. अगर किसी भी कोर्ट में, अगर किसी भी ट्राइब्यूनल में, किसी भी लेवल पे कोई भी केस चल रहा है और आपने उसकी अपील करनी है,
चाहे वो हाई कोर्ट में ना चल रहा हो, निचली अदालत में ही क्यों ना चल रहा हो, आपने उसकी अपील करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके उसे अपील कर सकते हो। आर्टिकल 136 इतना स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कि कहीं पे देश के किसी कोने में कोई मर्जी केस चल रहा हो, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे यानी अपनी मर्जी पे डिसाइड करेगा कि मुझे ये पिटीशन टेकअप करनी है या नहीं करनी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज स्पेशल पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर कंसर्न्ड। इसी वजह से दैट इज द रीजन वाई अगर हम संविधान में कहीं ये चीज लिख भी देते हैं ना कि कोई अथॉरिटी या कोई जुडिशियल अथॉरिटी या कोई क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी या कोई बॉडी अगर संस्थापित की गई है, बनाई गई है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख भी देते हैं ना दैट द ऑर्डर्स ऑफ दिस अथॉरिटी और द ऑर्डर्स ऑफ दिस बॉडी विल नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि लोग आर्टिकल 136 का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो इस देश के अंदर एग्जिस्ट करने वाली किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, दैट इज वाई 136 बहुत ही ब्रॉड पावर होती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग पावर है जिसको कहते हैं एडवाइजरी पावर। ये जो एडवाइजरी पावर होती है ये आर्टिकल 143 143 के अंदर संविधान के अंदर बकायदा दी गई है। अकॉर्डिंग टू दिस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट, दैट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली, कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क फॉर इट्स एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के लिए या एडवाइस के लिए किसी लीगल मैटर में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए एडवाइस तो वो जा सकता है। एंड इट हैज गॉन इन द पास्ट ऑन मेनी ओकेजन्स, कई ओकेजन्स पे वो जा चुका है। जैसे अभी मैंने 1998 वाली जो जजमेंट बताई आपको, ये वाली जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेने के लिए गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट, तब जाके ये जजमेंट आती है। सो सेम वे एडवाइस देने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस माननी है या नहीं माननी है, दैट इज अपॉन द गवर्नमेंट। दैट मीन्स दिस एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग। बाइंडिंग का क्या मतलब होता है कि कह दिया तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस बाइंडिंग होती है गवर्नर पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, वैसे यहां पे बाइंडिंग एडवाइस नहीं दी जाती है। दिस इज नॉट अ बाइंडिंग एडवाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब इसके अलावा देयर आर मेनी पावर्स विच सुप्रीम कोर्ट यूजेस अंडर इट्स जुडिशियल रिव्यू पावर्स। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू पावर्स, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर भी होती है कि वो अपने या अपने से नीचे किसी अदालत के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने की पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। कंटेम्प्ट का जनरल भाषा में मीनिंग होता है डिसरिस्पेक्ट या डिसरिगार्ड। ठीक है, अगर आप किसी चीज को या किसी व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट या डिसरिगार्ड करते हो, एक तरीके से इट इज लाइक कंटेम्प्ट। बट संविधान के अंदर कंटेम्प्ट की परिभाषा या डेफिनेशन नहीं दी गई है। दिस वॉज क्लैरिफाइड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। उसके लिए पार्लियामेंट को कानून पास करना पड़ा। देखो सिंपल सी बात है, जिन चीजों में संविधान क्लियर नहीं होता है या तो पार्लियामेंट को उसके लिए कानून पास करना पड़ता है या जुडिशरी जो है उसको इंटरप्रेट करके अपनी तरीके से समझ के उसको फाइनल मीनिंग देती है, शब्द को मीनिंग देती है ना। लेकिन इस केस में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में, पार्लियामेंट के पास ये पावर थी कि वो चाहे तो एक कानून बना सकता है जिससे कंटेम्प्ट को डिफाइन भी कर सकता है और कितनी सजा होनी चाहिए कंटेम्प्ट करने के लिए, क्या सजा होनी चाहिए, ये बता भी सकता है। ऐसा किया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। ठीक है, तो इतना ही आपके लिए जानना काफी है। जैसे हमने डिस्कस किया, इस ज्यूरिसडिक्शन को इस टेबल के थ्रू भी रिवाइज किया जा सकता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपील ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन और जुडिशियल रिव्यू की पावर। अब हाई कोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो भारत में हाई कोर्ट्स का जो सिलसिला है वो भी ब्रिटिश एरा की ही देन है। कलकत्ता में 1862 के अंदर सबसे पहला हाई कोर्ट बना
और इसके बाद बॉम्बे और मद्रास में भी इसी साल हाई कोर्ट बनाए गए, यानी प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। हाई कोर्ट्स अगर भारत में देखे जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 214 टू 231। क्या एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना, यानी कि क्या दो स्टेट में एक हाई कोर्ट हो सकता है, कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है? यस, 2 or more than 2 states can have a common high court। ये चीज संविधान में स्पेसिफिकली लिखी गई, ऐड की गई by the 7th Constitutional Amendment Act। In the last lecture we discussed how a constitutional amendment is done। ठीक है, अब क्वालिफिकेशंस की जब बात करते हैं तो हाई कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन भी सिंपल है, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो बेसिक है। उसके अलावा या तो 10 साल तक आप लोअर जुडिशरी यानी हाई कोर्ट से जो निचली जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेशंस कोर्ट लेवल पे या उससे नीचे म्युनिसिपल लेवल पे आप जज रहे हो 10 साल के लिए जज, या आप हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए। ठीक है, सो 10 and 10 दिस कंडीशंस आर देयर। सुप्रीम कोर्ट में क्या था? 5 and 10, 5 years फॉर जज, 10 years फॉर एडवोकेट। यहां पे क्या है? 10 years फॉर जज और 10 years फॉर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। ये क्वालिफिकेशंस आपके हाई कोर्ट के जज की रहती हैं। अब ऐसा आप देख सकते हो कि बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज जो है उनका खुद का हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर 2 यूटीज जिनका खुद का हाई कोर्ट है, एक है दिल्ली और दूसरी है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर तो खैर बाद में यूटी बनी है ना, पहले तो स्टेट ही था, तो उसका हाई कोर्ट अलग से होता था। बट देयर आर सर्टेन स्टेट्स जो सर्टेन हाई कोर्ट्स जो दूसरी यूनियन टेरिटरीज को मैनेज करते हैं, मतलब उनके मामले उस हाई कोर्ट की पावर्स में आते हैं। जैसे दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आता है। अंडमान निकोबार आइलैंड ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स ये केरला हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। पौंडीचेरी या पुडुचेरी ये मद्रास हाई कोर्ट यानी तमिलनाडु के हाई कोर्ट के अंदर आता है। चंडीगढ़ एज यू कैन वेरी इजीली एक्सपेक्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आता है। दिल्ली तो दिल्ली है, ठीक है, और लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में आता है। तो ये चीज भी आपको देखनी चाहिए। हाई कोर्ट्स बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं? अपील के काम करते हैं। जो भी निचली अदालतों की अपील है हाई कोर्ट के पास जाती है, चाहे वो क्रिमिनल केसेस में हो चाहे वो सिविल केसेस में हो। और अगर आपका कोई जजमेंट है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशंस कोर्ट ने किसी की फांसी की सजा को ओवरटर्न कर दिया है, ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग यू अ फैक्ट, if someone was given death penalty and it was overturned, ठीक है, या say for example if the district court gives a death penalty, if the district court gives death penalty या sessions court gives death penalty, है ना, ये overturn वाला भूल जाओ। अगर सेशंस कोर्ट कोई डेथ पेनल्टी दे देता है, दे सकता है, तो हमेशा ये ऑटोमेटिक होगा कि हाई कोर्ट के पास तो ये एक बार रिव्यू के लिए जाएगा ही जाएगा, ऑटोमेटिक। अगर किसी भी केस में सेशंस कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्रिमिनल कोर्ट डेथ पेनल्टी दे देता है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट के पास तो अपील जाएगी ही जाएगी, दैट इज ऑब्वियस, ठीक है। चलिए, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट, इसकी जो मैंने आपको बात की थी, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर आते हैं। हाई कोर्ट की जहां तक बात आती है, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट इज द सेम एज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट। हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज और अलाउंसेस जो आती हैं वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में से आती हैं, लेकिन जो पेंशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में से आती है, ठीक है। हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे, इसकी स्ट्रेंथ, हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे इसकी स्ट्रेंथ डिसाइड कैसे होती है? प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू डिसाइड होती है। इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट कि कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे, ये प्रेसिडेंट ऑर्डर देके डिसाइड कर सकता है कि जी इतने नंबर ऑफ जजेस इसके अंडर रहेंगे, ठीक है। सो जजेस की इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस, हाउ कंडीशंस आर सेट? नंबर 1, फिक्स्ड टेन्योर। दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर। इफ वी टॉक अबाउट टेन्योर, दैट इज
number of years for which High Court and Supreme Court judges are appointed, that is not mentioned in the Constitution. What you have is the upper age limit. आपके पास क्या होता है? upper age limit होती है. Supreme Court के केस में upper age limit is 65 years of age. High Court के केस में upper age limit is 62 years of age. Now once this age is reached, you cannot then continue in that position. If you want to remove the judge, whether a Supreme Court judge or a High Court judge, before this tenure, you will have to go through a procedure as outlined in Article 124. This procedure, इस procedure को ना एक कानून के अंदर पूरी तरीके से एक्सपैंड करके समझा के बताया गया है, जिसका नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, 1968 का जजेस इंक्वायरी एक्ट. इस इंक्वायरी एक्ट के हिसाब से अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है उसकी पोजीशन से, तो मुझे क्या करना होगा? दोनों में से कोई भी हाउस यानी लोकसभा या राज्यसभा में मुझे एक मोशन इंट्रोड्यूस करना होगा, यानी प्रपोजल लेके आना होगा कि मैं जज को रिमूव करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू रिमूव द पर्टिकुलर जज. उस जज के रिमूवल के ग्राउंड संविधान में क्या मेंशन्ड है? संविधान में मेंशन्ड है दैट प्रोवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी की वजह से जज को उसकी पोजीशन से हटाया जा रहा है. मिसबिहेवियर की डेफिनेशन यहां नहीं है, ना ही इनकैपेसिटी की डेफिनेशन है. बट आप इतना ब्रॉडली समझ लो कि अगर जज किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, करप्शन में इन्वॉल्व है ना, तो इन चीजों को मिसबिहेवियर माना जा सकता है. और इनकैपेसिटी कैन बी इफ द जज इज अनेबल टू एग्जीक्यूट द ड्यूटीज ऑफ बीइंग अ जज ड्यू टू एनी फैक्टर, मेडिकल फैक्टर, है ना, किसी और रीजन की वजह से. अब राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी हाउस में एक मोशन मुझे इंट्रोड्यूस करना होगा, और उस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे समर्थन चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा. राज्यसभा में 50 लोगों का कम से कम और लोकसभा में 100 लोगों का कम से कम मुझे सपोर्ट चाहिए. अब जब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं मोशन, उसके बाद जो चेयरमैन या स्पीकर होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था या राज्यसभा में, वो ये बताएंगे कि इस मोशन को एडमिट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. वो मेरिट्स को देखेंगे और देखेंगे कि वेदर इफ इट इज बीइंग फिट फॉर बीइंग एडमिटेड और नॉट. If it is admitted, then a 3-member commission is created. 3-member committee is created. अगर ऐसा होता है तो 3 मेंबर की कमिटी बनाई जाती है. इस 3 मेंबर की कमिटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, अगर वही जज नहीं है जिसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग हो रही है. इफ चीफ जस्टिस इज ओनली देयर, देन सम अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे इसमें, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे किसी एक हाई कोर्ट के, और एक एमिनेंट जूरिस्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो 3 मेंबर की कमिटी बैठाई जाएगी. 3 मेंबर की कमिटी इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगी. इन कमिटी के सामने उस जज को अपने केस, अपना पक्ष, अपना साइड रखने का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, रिप्रेजेंट करने का. और आफ्टर ऑल द प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड, कंक्लूजन विल बी ड्रॉन बाय द कमिटी. Committee will recommend whether this is a fit case for removal of the judge or not. अगर वो कहती है नहीं, रिमूवल ऑफ द जज के लिए फिट केस नहीं है, तो उसके बाद आगे काम करने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर कमिटी ये रिकमेंड करती है कि हाँ इस जज ने मिसबिहेवियर किया है, इसे रिमूव करना चाहिए, then the final motion for removal of the judge is passed. And that final motion for removal of the judge also needs to be passed by special majority. Special majority कौन सी वाली? वही वाली जिसमें आपको 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये वोटिंग आपको लेके आनी है दोनों हाउसेस में. पहले तो उस हाउस में जहां कमेटी बनी, फिर उसके बाद दूसरे हाउस में भी जहां पे आप दूसरा वोट करवाओगे. So once this happens, and I have already explained in the constitutional amendment how to calculate this 50% of the total strength plus 2/3 present and voting. If you are unaware, please उसको देख लीजिए एक बार. ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरे आपसे. अब 50% टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेरा डिसाइड हो गया मामला. दूसरे हाउस में भी गया, 50% टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, वोट कर दिया. अब फाइनली प्रेसिडेंट के पास ये जाएगा और प्रेसिडेंट जब इस पे साइन कर देंगे, देन द जज विल बी रिमूव्ड. टिल टुडे
proceedings have been initiated against multiple Supreme Court and High Court judges in our country, but never in the history of independent India has a judge been removed, judge been impeached. Recent times mein you must have come across news where a Delhi High Court judge who was transferred initially from Allahabad High Court, he was caught in a controversy, जहां पे उनके घर पे आग लगने के बाद जब दमकल अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्हें नोटों की गड्डियां मिली वहां, और जिसके चलते फिर ये सारा मामला दोबारा से आया न्यूज में कि रिमूवल ऑफ द जज कैसे हो सकता है। यही एक तरीका है एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का, और कोई तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए एक तो फिक्स्ड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, क्योंकि रिमूवल सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते हैं। सर्विस कंडीशंस भी फिक्स्ड हैं, यानी कि जब वो अपॉइंट हो जाते हैं तो जो उनको सैलरीज एमॉल्यूमेंट्स डिसाइड होते हैं वही मिलने हैं, वो रिड्यूस नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर जजेस के कंडक्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता है अनटिल अनलेस उनके इंपीचमेंट का मोशन ना पास हो रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जजेस का कंडक्ट पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं हो सकता है जब तक उनको रिमूव करने का प्रस्ताव ना रखा गया हो। और जजेस सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट के लिए अपने आप को, अपने कंटेम्प्ट के लिए, डिसरेस्पेक्ट के लिए, डिसरिगार्ड के लिए, जस्टिस की प्रोसेस पे बाधा लगाने के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये था जुडिशरी का ब्रॉड ओवरव्यू, जिसमें आपको ये आइडिया लगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्चुअली फंक्शन कैसे करते हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट और रिमूवल कैसे होती हैं, दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स क्या होती हैं, और हाउ टू अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप विद द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम. In the next and the final chapter, we'll discuss about how local bodies function in our country and what is the constitutional mechanism set up for local bodies.